तो नमस्कार मेरे परिवार साथियों, जैसा कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू बेस की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हमने कवर कर लिए राजस्थान ज्योग्राफी के 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, जिसमें हमने राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जनजातियां और राजस्थान की जनगणना, ये 3 टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण थ्योरी के साथ हमने कवर कर लिए। ये प्लेलिस्ट अलग से राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। जो भी मेरे साथीगण जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे साथियों आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार और बहुत यूजफुल आपके लिए कंटेंट होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी का आपका कंटेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद राजस्थान की आपकी हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी, हम ये कवर करने वाले हैं। राजस्थान का कंप्लीट आपका जीके है जो हम कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में उसके साथ साथ राजस्थान की करंट अफेयर और इंडिया और विश्व की करंट अफेयर भी, इनकी भी सीरीज मैंने अलग से चला रखी है। उसकी भी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। मई और जून माह की करंट अफेयर राजस्थान की कवर हो चुकी है और उसमें सिर्फ अपन कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। लास्ट में जैसे आपके आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, तब हम एक है जो आपका एक अलग से एक एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हम लास्ट में अपन जो कंप्लीट रिवाइज कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, इससे बाहर राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। मेरे प्यारे साथियों, आज का राजस्थान ज्योग्राफी का चौथा टॉपिक अपना है राजस्थान में पर्यटन। हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में पर्यटन के बारे में, हम संपूर्ण थ्योरी विद एमसीक्यू के साथ हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को बहुत साथी मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को कंप्लीट देखें। 2 या 3 बार आपने वीडियो को देख लिया, मेरे साथियों वीडियो के माध्यम से याद करने में आसानी रहती है। मेरी कोशिश रहती है कि इस क्लास के माध्यम में ही, इस क्लास से ही अपन बार बार रिवाइज करके हम उसको याद कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। इसी प्रकार आपका प्रेम और आपका प्यार मेरे प्रति बनाए रहे और मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार आपके लिए शानदार और बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में मैं लेके आता रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक अपना है राजस्थान में पर्यटन। हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान में पर्यटन। इसका पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको पूछा गया है राजस्थान में पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 ईस्वी में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ओके, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको पूछा गया था राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज, उसमें पूछा गया है राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की आपको वर्तमान में टैगलाइन बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी टैगलाइन है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन आपको बतानी है। राजस्थान के पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान में टैगलाइन क्या यूज की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी टैगलाइन अभी यूज की जा रही है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या यूज की जा रही है? राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, इसके क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए, इन तमाम चीजों की अपन थ्योरी एक बार डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली थ्योरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। आपको याद रखना है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है, राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगला पॉइंट आपका है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरटीडीसी, की स्थापना सन 1978 में की गई थी। आपको पूछा जाए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है सन 1978 में की गई। आगे है, इसने 1 अप्रैल 1979 को कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है।
जो आपका राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, इसकी स्थापना 1978 में की गई, लेकिन इसका वर्किंग है, जो कार्य करने का जो प्रोसेस है, वह 1 अप्रैल 1979 को शुरू किया गया। आपको 2 डेट याद रखनी है, 1978 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन वर्किंग में ये कब आया, 1 अप्रैल 1979 को ये अब वर्किंग में आया। उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका कहां स्थित है, तो आपको बताना है, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ओके, नाउ आगे हम बात करें, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम सन 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। यानी कि यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, मोहम्मद यूनुस समिति गठित की गई थी। आपको ये याद रखना है, मोहम्मद यूनुस समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। आपको अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 में, किस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। आपको याद रखना है, इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया, पर्यटन को। ओके, नाउ आगे हम बात करें, तत्पश्चात 2004-5 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। यानी जो जन यानी पब्लिक के लिए उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब की गई, 2004-5 में इसकी घोषणा की गई। जन उद्योग का दर्जा दिया गया पर्यटन को 2004-5 में। ठीक है, तत्पश्चात 2004-5 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई, परंतु बजट घोषणा 2022-23 के क्रियान्वयन के दौरान 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। आपको अगर पूछा जाए 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण रूप से दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ, 1 अप्रैल 2022 को। आपको याद रखना है, जन उद्योग को, राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण रूप से दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1 अप्रैल 2022 को। बजट 2022-23 में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में इसको पर्यटन को है जन उद्योग का पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2022 को। आपको ये याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का नारा या स्लोगन क्या है आपका, पधारो मारे देश है। आपको याद रखना है, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन व नारा या स्लोगन क्या है, तो उसका स्लोगन क्या है, पधारो मारे देश। आपको याद रखना है, इसका नारा या स्लोगन क्या है, पधारो मारे देश। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन भी आपको याद रखनी है। राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, द राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में अगर उसको याद करें तो क्या होगा, पर्यटन लाइन की जो राजस्थान जो पर्यटन विभाग है, इसकी टैग लाइन क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है। यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान पर्यटन का जो स्लोगन है उसके साथ में ये जो पशु अपना ऊंट है उसको भी उसमें दर्शाया गया है। आपको राजस्थान पर्यटन का स्लोगन में प्रतीकात्मक रूप से एक पशु है अपना राजस्थान का ऊंट है, उसे दर्शाया गया है। आगे है आपका, भारत आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। जो भारत में जो टूरिस्ट आते हैं वह उसमें से तीसरा पर्यटक है, राजस्थान तो आता ही आता है। इतनी राजस्थान की विश्वसनीयता, इतनी पर्यटन के लिए इतना अपना राजस्थान फेमस है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है। आपको बतानी है राजस्थान में प्रमुख रूप से पर्यटन के सर्किट कितने बनाए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में प्रमुख रूप से पर्यटन सर्किट है वह कितने बनाए गए हैं, 9 पर्यटन सर्किट राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। ओके मेरे साथियों, आगे हम डिस्कस करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। उसमें दिए गए हैं कुछ सर्किट गिवन है, वह सर्किट कहां का स्थित है आपको मिलान करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रज मेवा सर्किट है, जो आपका ब्रज मेवा सर्किट है वह आपके ब्रज एरिया अलवर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर में स्थित है। कहां स्थित है ये ब्रज मेवा सर्किट है, वह आपके अलवर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर में स्थित है। अब बात करें शेखावाटी टूरिस्ट सर्किट है, वह कहां स्थित है। तो शेखावाटी टूरिस्ट सर्किट है आपके शेखावाटी एरिया कौन सा है, चूरू, सीकर व झुंझुनू वहां स्थित है। कहां स्थित है,
चूरू, सीकर व झुंझुनू में स्थित है। अब हम बात करें मरु सर्किट के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों जो आपका मरु सर्किट है वह आपके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर में स्थित है। कहां स्थित है? मरु यानी मरुस्थलीय एरिया कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर में स्थित है। अब बात करें अपन मेरवाड़ा सर्किट है, जो आपका मेरे प्यारे साथियों मेरवाड़ा सर्किट है वह आपका अजमेर, पुष्कर, मेड़ता व नागौर में पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर, पुष्कर, मेड़ता व नागौर में मेरवाड़ा सर्किट पड़ता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डिस्कस। छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? उसमें बताया गया है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा, यानी गोडवाड़ जो पर्यटन सर्किट है उसमें कौन कौन से एरिया है वो इसमें कवर किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में आपका जालोर भी आता है, आपका पाली भी आता है, आपका सिरोही भी आता है और आपका बाड़मेर भी आता है। यानी कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट है, इसमें किस किस को शामिल किया गया है आपको ये बताना था। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में मेरे प्यारे साथियों जालोर भी आता है, आपका पाली भी आता है, सिरोही भी आता है, आपका बाड़मेर भी आता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 7th नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डिस्कस 7th नंबर क्वेश्चन। आपका क्या कहता है? उसमें पूछा गया है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। आपको बताना है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है, इसको पर्यटन की दृष्टि से क्या बोला जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? इसमें करेक्ट होगा। यानी कि आपको बताना है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? जयपुर, आगरा, दिल्ली, इस बेल्ट को आप क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन की दृष्टि से कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका। उसमें पूछा गया है कौन से जिले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है। आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वह बनाया जाना प्रस्तावित है। तो मेरे प्यारे साथियों जो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वह आपके जैसलमेर क्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित है, जैसलमेर जिले में बनाया जा चुका है। ठीक है, ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वह आपके जैसलमेर में बनाया जा चुका है। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। आपको बताना है वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किसे शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों घोटी अंबा का मेला, जो घोटी अंबा टूरिस्ट सर्किट है, टूरिस्ट उसको वागड़ क्षेत्र में ये पाया जाता है, इसलिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट में घोटी अंबा है इसे शामिल किया गया है। आपको पूछे जाए वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किसे शामिल किया गया है? घोटी अंबा को वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? उसमें पूछा गया है सीलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट में स्थित है। आपको बताना है सीलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन में सर्किट में शामिल है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो ब्रज मेवात है जो टूरिस्ट सर्किट है उसमें सीलीसेड लेक पैलेस है वह स्थित है। तो आपको पूछा जाए सीलीसेड लेक पैलेस कौन से पर्यटन सर्किट में शामिल है, तो ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में शामिल है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान को मुख्यतः 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित है। आपको जो आपका राजस्थान है उसे कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है 9 पर्यटन सर्किटों में राजस्थान को बांटा गया है। कौन कौन से 9 है? पहले हम बात करें कौन सा आता है? मरुस्थलीय परिपथ आता है, सेकंड आता है आपका मेवाड़ परिपथ, थर्ड आता आपका वागड़ परिपथ, फोर्थ आता है आपका ढूंढाड़ परिपथ, फिफ्थ आपका आता है गोडवाड़ परिपथ, और छठा आपका आता है मेरवाड़ मारवाड़ परिपथ, और सातवां आता है आपका ब्रज मेवात परिपथ, और आठवां आता है आपका शेखावाटी परिपथ, और 9th आता है आपका हाड़ौती परिपथ। यानी 9 पर्यटन सर्किटों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कौन सा था? आपका पहला कौन सा था? आपका था मरुस्थल परिपथ। जो मरुस्थलीय एरिया कौन कौन से इसमें? जोधपुर है, जैसलमेर है, और आपका कौन सा है? बीकानेर है। आपको याद रखना है मरुस्थल परिपथ में कौन शामिल है? जोधपुर है, जैसलमेर है, और कौन सा आपका? बीकानेर है। सेकंड आपका आता है मेवाड़ परिपथ। मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ परिपथ में मेवाड़ क्षेत्र को ही शामिल किया गया है। मेवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, नाथद्वारा है, इन्हें मेवाड़ परिपथ में शामिल किया गया है। कौन कौन से आपके मेवाड़ परिपथ में?
उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है और कौन सा आपका नाथद्वारा को शामिल किया गया है। मेरे लाडलो क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वागड़ परिपथ में वागड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को इसमें शामिल किया गया है। वागड़ परिपथ में डूंगरपुर व बांसवाड़ा को शामिल किया गया है। ढूंढाड़ परिपथ की बात करें, ढूंढाड़ परिपथ की बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र है, जयपुर और दौसा और टोंक को इसमें शामिल किया गया है। ढूंढाड़ परिपथ में किसे शामिल किया गया है? जयपुर, दौसा व टोंक को शामिल किया गया है। अब हम बात करें गोडवाड़ परिपथ की, तो गोडवाड़ परिपथ में माउंट आबू और रणकपुर को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है गोडवाड़ परिपथ में किसको शामिल किया गया है? माउंट आबू व रणकपुर पाली को शामिल किया गया है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ में आपके अजमेर व पुष्कर को इसमें शामिल किया गया है। मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ में अजमेर व पुष्कर को शामिल किया गया है। ब्रज मेवात परिपथ में आपको याद रखना है, ब्रज मेवात जो परिपथ है उसमें अलवर, सरिस्का, भरतपुर व स्वायमाध्यपुर को इसमें शामिल किया गया है। ब्रज मेवात परिपथ में अलवर, सरिस्का, भरतपुर, स्वायमाध्यपुर को इसमें शामिल किया गया है। अब आगे हम बात करें शेखावटी परिपथ के बारे में, तो मेरे लाडलों शेखावटी परिपथ में सीकर, मंडावा और झुंझुनू को इसमें शामिल किया गया है। शेखावटी परिपथ में आपको किसको शामिल किया गया है? सीकर, मंडावा और झुंझुनू को शामिल किया गया है। हाड़ौती परिपथ में, हाड़ौती जो परिपथ है उसमें बूंदी, कोटा व झालावाड़ को शामिल किया गया है। हाड़ौती परिपथ में बूंदी, कोटा और झालावाड़ को शामिल किया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं आगे की थ्योरी के बारे में। उसमें पूछा गया है, उसमें बताया गया है इसके अलावा कुछ नए सर्किटों का विकास भी किया जा रहा है। इन जो जो आपके पर्यटन सर्किट हैं इनके अलावा नए सर्किट का भी डिजाइन या डेवलपमेंट किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, स्वर्णिम त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट दिल्ली, जयपुर और आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल है, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट दिल्ली, जयपुर, आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? दिल्ली, जयपुर और आगरा को जो आपका स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल है वो आपका जोड़ता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है। आगे हम बात करें तीर्थ सर्किट है। तीर्थ सर्किट कौन कौन से है? वो आपका कौन सा? अजमेर है, आपका पुष्कर है, आपका नाथद्वारा है और आपका महावीर जी करौली है। ठीक है, तीर्थ सर्किट के बारे में आपको याद रखना है, वो कौन कौन से आपके? अजमेर है, पुष्कर है, नाथद्वारा है, महावीर जी करौली है। ठीक है, अब हम बात करें आगे इको एडवेंचर सर्किट। इको एडवेंचर सर्किट में कौन कौन से शामिल है? इनमें राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है पहली लाइन, इको एडवेंचर सर्किट में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 10 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कितने जिले हैं? 10 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा है इसमें से? जिसमें जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जैसलमेर है, जोधपुर है और सिरोही है। कौन कौन से हैं? जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जैसलमेर है और जोधपुर है और कौन सा आपका? सिरोही है। अब हम आगे डिस्कस करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट क्या है? इसमें आपके ट्राइबल एरिया कौन सा है? इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है ट्राइबल पर्यटन सर्किट है, उसमें आपके बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, प्रतापगढ़ को और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। ओके, अब का है आपका ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। कहां स्थित है? यह भी आपको याद रखना है। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके जैसलमेर में स्थित है। आगे हम बात करें वागड़ टूरिस्ट सर्किट। वागड़ टूरिस्ट सर्किट है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अंथुणा, त्रिपुर सुंदरी, कंडाणा माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप, घोटी अम्बा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। ये सारे सर्किट हैं, बजट 2022-23 था उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें शामिल किए गए हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वागड़ टूरिस्ट सर्किट है उसमें कौन कौन से हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अथुणा, त्रिपुर सुंदरी, कंडाणा माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप और घोटी अम्बा, इन पर्यटन सर्किटों को वागड़ पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है। आगे का है वाइल्ड लाइफ सर्किट।
इसमें अलवर है, करौली है, धौलपुर है, जयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि आपका वाइल्ड लाइफ सर्किट है उसमें कौन कौन से शामिल है, अलवर है, करौली है, धौलपुर है, जयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है और प्रतापगढ़ है। ओके, आगे का है ट्राइबल पर्यटन सर्किट। ट्राइबल पर्यटन सर्किट है, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ व उदयपुर को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है ट्राइबल जो पर्यटन सर्किट है इसमें आपके बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, प्रतापगढ़ को व उदयपुर को इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे का मेरे साथियों, इसमें आगे की आपका है मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्राइंगल है, उसके बारे में बताया गया है। मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्राइंगल, इसमें क्या गया है, मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर को शामिल किया गया था। आपको याद रखना है आरएएस के एग्जाम 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल किया गया। जो सबसे पहले जोधपुर था, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल किया गया था। तत्पश्चात इसमें बाड़मेर को शामिल किया गया। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों को विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। यानी पहले आपका जो बाड़मेर जिला था वह इसमें मरु त्रिकोण में शामिल नहीं था, लेकिन अब इस बाड़मेर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। ये किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जापान की एक संस्था कौन सी है, JBIC एक जापान की संस्था है, उसके सहयोग से, ये वित्तीय सहयोग से ये क्या है, मरु त्रिकोण है आपका, डेजर्ट जो ट्राइंगल है वह विकसित किया जा रहा है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा पुरातत्व सर्किट नहीं है। ऐसा आपको सर्किट बताना है जो आपका राजस्थान का पुरातत्व सर्किट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा सर्किट है जो पुरातत्व सर्किट नहीं है, वह आपका कौन सा है, जोधपुर तो पुरातत्व है, कोटा है आपका, जयपुर है, लेकिन जैसलमेर आपका क्या है, पुरातत्व सर्किट में शामिल नहीं है। अब हम बात करें पुरातत्व सर्किट के बारे में। राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालयों को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। आपको याद रखना है राजस्थान के जितने भी 7 संभाग हैं उनके मुख्यालयों को क्या बनाया गया है, पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। जो 7 संभाग मुख्यालय हैं उनको क्या बनाया गया है, पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। ठीक है, पहला कौन सा इसमें जोधपुर सर्किट है, सेकंड कौन सा आपका अजमेर संभाग का अजमेर सर्किट है, जयपुर संभाग का जयपुर सर्किट है, बीकानेर संभाग का बीकानेर सर्किट, उदयपुर संभाग का आपका है उदयपुर सर्किट, कोटा सर्किट और 7वां कौन सा आपका भरतपुर सर्किट है। ठीक है, जोधपुर सर्किट, अजमेर सर्किट, जयपुर सर्किट, बीकानेर सर्किट, उदयपुर सर्किट, कोटा सर्किट और भरतपुर सर्किट, यानी जैसलमेर सर्किट इसमें शामिल नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 12th नंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस। 12th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्वदेश दर्शन योजना जो 2014-15 में शुरू हुई थी के अंतर्गत स्थापित कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है। यानी जो स्वदेश दर्शन योजना है वह कब स्टार्ट हुई, 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका खाटू श्याम जी इसमें शामिल है, गोविंद देव जी इसमें शामिल है, श्रीनाथ जी इसमें शामिल है, लेकिन जो आपके भरत हरि जी हैं वह जो आपके स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 है उसमें उसके जो कृष्णा सर्किट है उसमें शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू हुई, 2014-15 में शुरू हुई। इसके जो कृष्णा सर्किट है इसमें कौन कौन से शामिल है, खाटू श्याम जी है, श्रीनाथ जी है और कौन से आपके गोविंद देव जी इसमें शामिल है। आपको याद रखना है स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में स्टार्ट हुई। इसके कृष्णा सर्किट में खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी और कौन से हैं, श्रीनाथ जी शामिल है, लेकिन आपके जो है भरत हरि जी इसमें है जो शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया। निम्न में से कौन सा उस परियोजना का हिस्सा नहीं है, आपको यह बताना है।
स्वदेश दर्शन योजना हमने अभी डिस्कस करी, 2014-15 में शुरू हुई। जो इसका कृष्णा सर्किट है इसमें किस किस को शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, श्रीनाथ जी जो आपके नाथद्वारा में स्थित है इन्हें इसमें अंतर्गत शामिल किया गया था। गोविंद देव जी जयपुर है उसको भी कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया था। खाटू श्याम जी जो सिक्कर के हैं तो उनको भी इस जो कृष्णा सर्किट है इसमें शामिल किया गया था। लेकिन जो आपके रतन बिहारी जी बीकानेर के हैं उनको इसमें इस जो कृष्णा सर्किट है इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्थापित प्रमुख धार्मिक व आध्यात्मिक सर्किट, यानी जो आपकी स्वदेश दर्शन योजना है उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्किट स्थापित किए गए थे। पहला आपका सर्किट था इसमें मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट इसमें कौन कौन से थे आपके राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के धार्मिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए इस सर्किट का विकास किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट है जो आपका उसमें राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा के धार्मिक केंद्रों को आपस में जोड़ने हेतु इस सर्किट का विकास किया गया था। आगे का सर्किट है आपका बुद्धा सर्किट। आगे का सर्किट कौन सा है आपका बुद्धा सर्किट है। बुद्धा सर्किट के बारे में हम पढ़ते हैं। बुद्धा सर्किट में क्या कहा गया है कि इसमें जयपुर व झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े केंद्रों को शामिल किया गया था। बुद्धा से समझ में आ गया आपको, बुद्धिज्म से इससे रिलेटेड बात हो रही है। बुद्धा सर्किट में जयपुर व झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए केंद्रों को शामिल किया गया ताकि इनका विकास कर बौद्ध धर्म के लोगों को यहाँ आने हेतु आकर्षित किया जा सके। यानी जो आपका बुद्धा सर्किट है इसमें जयपुर व झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए केंद्रों को इसमें शामिल किया गया था। आपका जो थर्ड सर्किट है वो आपका कौन सा है कृष्णा सर्किट है। इसमें नाथद्वारा राजसमंद, गलता जी, गोविंद देव जी जयपुर व कनक वृंदावन जयपुर और खाटू श्याम जी सिक्कर को इसमें शामिल किया गया था। आपको याद रखना है कृष्णा सर्किट में नाथद्वारा राजसमंद, गलता जी, गोविंद देव जी जयपुर और कनक वृंदावन जयपुर को, खाटू श्याम जी सिक्कर को इसमें शामिल किया गया था। आपको इंपॉर्टेंट है कृष्णा सर्किट है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसमें नाथद्वारा राजसमंद, गलता जी जयपुर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, कनक वृंदावन जयपुर, खाटू श्याम जी सिक्कर को इसमें कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया था। आगे का सर्किट है आपका बालाजी सर्किट। फोर्थ सर्किट है आपका बालाजी सर्किट जो कौन सा है चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, सामोद हनुमान, दौसा के महेंद्रपुर बालाजी व अलवर के पांडुपोल हनुमान मंदिर को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन है चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के घाट बालाजी और बंदे के बालाजी और सामोद हनुमान मंदिर, दौसा के महेंद्रपुर बालाजी, अलवर पांडुपोल हनुमान मंदिर इसमें शामिल किए गए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। 14 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट RITI रीतिमान की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी। रीति की स्थापना 1996 में यानी 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रीतिमान की स्थापना 1996 में की गई थी। ओके, अब हम इसकी थ्योरी के बारे में अगर देखें, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रीतिमान की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। यानी जो आपका राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रीतिमान है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना आपके जयपुर में की गई थी। ओके, राजस्थान राज्य होटल निगम है इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कब की गई थी 1965 यानी 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। होटल प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है आपको याद रखना है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो आपके जोधपुर में स्थित है। आपको याद रखना है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होटल प्रबंधन संस्थान आपके जोधपुर में स्थित है। ओके, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान कहां पे उदयपुर में स्थित है। आपको यह भी याद रखना है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान कहां पे स्थित है उदयपुर में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों इतनी शानदार थ्योरी इतनी डीप थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों मेरा कमिटमेंट मेरा वादा आपके इससे बाहर आपको क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो भी मेरे साथी रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवार और वीडियो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार और बहुत जानदार सीरीज होने वाली है। उन लोगों के लिए मेरा बस एक कहने का तात्पर्य यही है आप निरंतर इन क्लासों को लेते रहें। आपका बिल्कुल आपका जो राजस्थान जीके है वो शानदार और बहुत अच्छा होने वाला है। आगे है 2 फ्रूट
क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अजमेर व सुमेरपुर पाली में स्थित है। आपको याद रखना है, 2 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहां पे हैं? अजमेर में और सुमेरपुर पाली में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT कहां पे स्थित है? उदयपुर में। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT की स्थापना उदयपुर में की गई है। 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अजमेर वह जिला है जिसमें सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक है, वो आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक है आपके अजमेर में देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी थ्योरी देखें। भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। ये हमने देखा, भारत में जो आने वाला तीसरा पर्यटक है वह राजस्थान तो जरूर आएगा। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यूएसए यानी अमेरिका से आते हैं, इसके बाद फ्रांस से, फिर ब्रिटेन से। आपको याद रखना सीक्वेंस भी, जो आपके आउट ऑफ कंट्री से यानी विदेशी जो पर्यटक आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, वो सबसे ज्यादा यूएसए अमेरिका से राजस्थान आते हैं, फिर आते हैं उसके फ्रांस वाले, फिर आपके ब्रिटेन वाले आपको राजस्थान में पर्यटन या घूमते हुए आपको नजर आएंगे। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक अजमेर में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान पूरे इंडिया में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक है वो आपके अजमेर जिले में देखने को मिलते हैं। ओके। इसके बाद सिक्कर में फिर स्वयं मध्यपुर का स्थान आता है। आपको इंपोर्टेंट एक ही याद रखना है, अजमेर में सबसे ज्यादा, सेकंड सिक्कर और स्वयं मध्यपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर और उदयपुर में आते हैं। फॉरिनर जो आप टूरिस्ट है वो आपके कहां सबसे ज्यादा? जयपुर में, फिर आपके उदयपुर में देखने को मिलते हैं। विदेशी पर्यटक कहां पे? जयपुर व उदयपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, वो स्वदेशी पर्यटक है जो जुलाई से सितंबर के बीच में सर्वाधिक आते हैं। यह भी आपको याद रखना है, विदेशी जो पर्यटक है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के माह के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपके स्वदेशी अपने जो इंडियन जो टूरिस्ट है वो आपके जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलते हैं स्वदेशी पर्यटक। ठीक है। आगे के क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यह भी थ्योरी हम देख लेते हैं। टूरिज्म की यानी आपके कितने टूरिज्म जो कि संख्या है, स्वदेशी पर्यटक कितने आते हैं, वो विदेशी पर्यटक राजस्थान में कितने आते हैं। राजस्थान में वर्ष 2023 में नवंबर 2023 तक आए कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या 81.66 लाख दर्ज की गई है, जो वर्ष 2022 की तुलना में 31.90% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी 2023 में आपको अगर पूछा जाए 2023 में विदेशी पर्यटक की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 81.66 लाख, यानी 81.66 लाख जो विदेशी टूरिस्ट है वह आपको राजस्थान में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना है। राजस्थान में वर्ष 2023 में नवंबर 2023 तक कुल पर्यटन यात्राएं 1807.5 लाख है। यानी जो टोटल टूरिज्म है वो कितने आए थे? 1807.52 लाख टोटल कुल पर्यटन हुआ था। उसमें से स्वदेशी कितने थे? 1790.2 लाख हैं, वह क्या थे? स्वदेशी पर्यटक थे। यानी 17 लाख विदेशी पर्यटन यात्राएं हैं। वर्ष 2023 में राज्य में गत वर्ष 2022 की तुलना में स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में 65.29% और विदेशी पर्यटक यात्राओं की कुल संख्या में 328.5% एंड 32.85% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। ये आपको इंक्रीमेंट इतना याद रखने डाटा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको स्वदेशी और टोटल आपको याद रखनी जरूरी है। विदेशी पर्यटक कितने आए थे ये भी आपको याद रखने की अत्यंत आवश्यकता है। मेरे लाडलो, आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 16 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है? हृदय योजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? आपको बताना है हृदय योजना है वह राजस्थान के कौन से जिले में संचालित की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अजमेर जिले में हृदय योजना का संचालन किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? हृदय योजना का संचालन अजमेर जिले में किया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना, हृदय योजना की फुल फॉर्म क्या होती है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गुमेंटेशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई थी? यानी हृदय योजना का जो फर्स्ट फेज था उसमें कितने जो आपके हैं शहर हैं उनकी शहरों का चयन किया गया था। तो आपके 12 शहर हैं उनका इसमें चयन किया गया था हृदय योजना में। ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय योजना का सही रूप है। तो मेरे प्यारे साथियों, हृदय योजना की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो हमने अभी डिस्कस की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है। यानी जो हृदय योजना है उसकी फुल फॉर्म क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना है। नाउ हम डिस्कस करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद के दूसरे ए, यानी जो पहला ए नहीं सेकंड ए, यानी डी से जो पहले ए आ रहा है उसका अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने डिस्कस किया ऑगमेंटेशन, यानी आपका जो ऑगमेंटेशन है यानी बढ़ावा देना, इसका अर्थ होता है। जो प्रसाद योजना में जो लास्ट वाला ए आ रहा है, दूसरा जो ए आ रहा है उसका आपको अर्थ बताना है, उसका अर्थ आपका है ऑगमेंटेशन। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान का कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, देवस्थान विभाग है जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का आयोजन करता है। यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आयोजन देवस्थान विभाग के द्वारा किया जाता है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। यानी प्रसाद योजना में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो प्रसाद योजना है इसमें सिर्फ आपका अजमेर जिला ही इसमें शामिल किया गया है। अब पर्यटन से संबंधित हम कुछ योजनाएं हैं वह हम डिस्कस करते हैं। पर्यटन विकास से संबंधित कुछ योजनाएं इसमें आती है। सबसे पहली योजना आती है आपकी हृदय योजना। हृदय योजना, हृदय योजना आपकी 2014-15 में, यानी 2015 में ये स्टार्ट हुई थी। हृदय योजना 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है आपकी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। इसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इसका हिंदी रूप देखें तो इसका हिंदी रूप होता है विरासत शहर विकास एवं उन्नयन योजना। विरासत शहर विकास एवं उन्नयन योजना 2015। इस योजना के अंतर्गत अजमेर को शामिल किया गया था। यानी हृदय योजना में सिर्फ जो आपका अजमेर जिला है उसे ही इसमें शामिल किया गया था। जो प्रसाद योजना के बारे में अगर डिस्कस करें, प्रसाद योजना है वह कब शुरू की गई, 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है प्रसाद की, पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म है आपकी पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तीर्थ स्थल, हिंदी में इसका मीनिंग होता है तीर्थ स्थल पुनर्द्वार एवं आध्यात्मिक उन्नयन योजना। तीर्थ स्थल पुनर्द्वार आध्यात्मिक उन्नयन योजना इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम देखते हैं बजट घोषणा 2014-15 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किए गए तीर्थ स्थल पुनर्द्वार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद में देश भर के 12 शहरों में राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को संयुक्त रूप से शामिल किया गया। यानी कि जो आपकी प्रसाद योजना है इसमें देश के टोटल आपके 12 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। उसमें से राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को इसमें शामिल किया गया था। राजस्थान के अजमेर व पुष्कर है उन्हें ही उसमें शामिल किया गया था। आगे है स्वदेश दर्शन को बढ़ावा देने हेतु शुरू हुई इस योजना में 100 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। आगे का है आपके अजमेर को शामिल करने के पीछे तीर्थ नगरी पुष्कर और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में वर्ष भर आने वाले तीर्थ यात्रियों का अहम योगदान है। यानी अजमेर जिला है उसे क्यों शामिल किया गया था और क्यों शामिल किया गया, इसमें तीर्थ नगरी जो पुष्कर है उसकी वजह से और ख्वाजा साहब की जो दरगाह है अजमेर में उसकी वजह से इसको शामिल किया गया था। अगली योजना आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यह योजना देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई, जिसे 2013 में 13 से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के रूप में 2016 में हवाई यात्रा को भी शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। यानी कि ये योजना पहले देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई थी 2013 में, जो आपकी है ये शुरू की गई थी 2016 में, यानी हवाई यात्रा को शामिल करते हुए इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है पर्यटन को घर से दूर
घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। आपको बताना है पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। पेइंग गेस्ट योजना क्या कहती है? पर्यटकों को राजस्थान की सांस्कृतिक जीवन शैली, खान पान व आतिथ्य परंपरा से परिचित कराने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने तथा पर्यटकों की आवास समस्या के समाधान तथा उन्हें घर से दूर घर की अनुभूति कराने 27 सितंबर 1991 को यह योजना शुरू की गई। प्रथम चरण में यह योजना 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस 1991 को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इसकी ये लागू की गई तथा 2013-14 में पेइंग गेस्ट योजना का विस्तार संपूर्ण राज्य में कर दिया गया। आपको याद रखना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो पेइंग गेस्ट योजना है, यानी घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए पेइंग गेस्ट योजना है, 27 सितंबर 1991 को यह प्रारंभ की गई। यह योजना प्रथम चरण में 27 सितंबर को यानी विश्व पर्यटन दिवस है मनाया जाता है। आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। इसको 1991 में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 3 जिलों में ये प्रारंभ की गई। 1991 में जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में यह प्रारंभ की गई। आगे हम देखते हैं 2013-14 में पेइंग गेस्ट योजना का विस्तार करते हुए यह संपूर्ण राज्य में लागू की गई। यानी जो 2013-14 है उसमें जो पेइंग गेस्ट योजना है वह 2013-14 में संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई। यानी 21 अक्टूबर 2021 को नवीन संशोधित पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान होम स्टे स्कीम 2021 शुरू की गई। यह भी आपको याद रखना है 21 अक्टूबर 2021 को नवीन संशोधित पेइंग गेस्ट योजना है राजस्थान होम स्टे स्कीम 2021 शुरू की गई। यानी नवीनतम जो पेइंग गेस्ट योजना है वह कब प्रारंभ की गई? 2021 में प्रारंभ की गई, राजस्थान होम स्टे स्कीम। अब हम डिस्कस करते हैं 23rd क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसमें पूछा गया है राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? ये आपको याद रखना है। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में इसकी आपके राजस्थान में जारी की गई। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई। किस दिन से राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? आपको यह बताना है वह कौन सा दिन है जब से राजस्थान में एक नई ग्रामीण पर्यटन नीति है वह लागू हुई है। राजस्थान नई ग्रामीण पर्यटन नीति वह आपकी 24 अगस्त 2022 को यह लागू हुई है। कब हुई है? 24 अगस्त 2022 को जो नई ग्रामीण पर्यटन नीति है वह आपकी लागू हुई है। 24 अगस्त 2022 को यह लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो फैक्ट है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई? आपको याद रखना है 2022 में आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई? 2022 में आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई? 2022 में आई थी। ठीक है, इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, आवेदक के लिए 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ये इसका हिस्सा था। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन बी क्या कहता है आपका? राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों की आवास पर 30% की छूट। ये बिल्कुल छूट 30% की छूट इसमें नहीं थी। नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाला परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्था की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समन्वय स्थापित करेगी। ये भी इसका हिस्सा था। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी ये इसका हिस्सा नहीं था, 30% की छूट नहीं दी गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसमें पूछा गया है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? राजस्थान जो पर्यटन नीति 2020 है वह कब लागू की गई? तो मेरे प्यारे साथियों 9 सितंबर 2020 को जो राजस्थान पर्यटन नीति है जो आपकी लागू की गई थी। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 को ये लागू की गई थी। आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करें राजस्थान पर्यटन नीति की थ्योरी। राजस्थान पर्यटन नीति है 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति है वह आपकी लागू की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अतिथि गृह योजना
2020 में शुरू की गई थी। आपको यह भी याद रखना है अतिथि गृह योजना कब प्रारंभ की गई, 2020 में प्रारंभ की गई थी। अतिथि गृह योजना कब प्रारंभ की गई, 2020 में यह प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी है 15 जुलाई 2021 से यह प्रारंभ की गई थी। आगे है राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है कब जारी की गई, 4 फरवरी 2020 को। अभी लेटेस्ट है 15 जुलाई 2021 को। जो राजस्थान की जो प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए जारी की गई है। जो नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक यह जारी की गई है। गेस्ट हाउस स्कीम 2021 में प्रारंभ की गई। आपको याद रखना है गेस्ट हाउस स्कीम कब प्रारंभ की गई, 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। गेस्ट हाउस स्कीम है 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। आगे है आपका राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट स्कीम 2021 में प्रारंभ की गई। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट स्कीम 2021 में प्रारंभ की गई। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप 2021 में प्रारंभ किया गया। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप 2021 में प्रारंभ किया गया। राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 में, राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 में। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन निधि 2022 में, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन निधि 2022 में इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन निधि 2022 में इसका शुभारंभ किया गया। अब मेरे लाडलों आगे की थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या कहा गया है आगे क्या कहा गया है राजस्थान की पर्यटन की पूरी थ्योरी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जारी की गई। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। यानी 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है 2022 है वह जारी की गई। आपको अगर पूछा जाए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब जारी की गई तो आपको बताना है 18 अप्रैल 2022 को इसका प्रारंभ की गई। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हम डिस्कस करते हैं। 5 प्रावधान इसमें किए गए थे, वह कौन कौन से प्रावधान है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल सही है, आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि 15 दिनों के भीतर ही आपको सारी की सारी आपको जो है परमिशन मिल जाएगी। वह आपकी इसके लिए एक डिजिटल एक सिस्टम बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, सेकंड आपको पॉइंट है नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाला परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए लागत या 15% का जो भी न्यूनतम हो का अनुदान प्राप्त कर सकता है। यानी कि नीति के निर्धारित मानदंडों को अगर पूरा करता है तो वह 2 करोड़ रुपए या लागत का 15% जो भी न्यूनतम हो वह अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकता है। थर्ड पॉइंट है इसका फिल्म एवं टेलीविजन संस्था की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी। यानी फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है कि एक शाखा है, एक ब्रांच है राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ क्या करेगी, समन्वय करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी। ओके, फिल्म शूटिंग के लिए 15% क्रू राजस्थान से होने का प्रावधान है। यानी फिल्म की जो शूटिंग होगी उसमें से जो क्रू मेंबर होंगे वह 15% राजस्थान से ही होंगे। ठीक है, फिल्म शूटिंग के लिए क्रू को आरटीडीसी व राजस्थान राज्य होटल निगम के होटलों में आवास दरों में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अधिकतम 10 लाख रुपए का। यानी फिल्म शूटिंग के लिए क्रू और आरटीडीसी और राजस्थान राज्य होटल निगम के होटलों में आवास की दरों में 50% अधिकतम 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये 5 प्रोविजन जो आपकी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है इसमें किए गए थे। 18 अप्रैल 2022 को ये जारी हुई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, यानी जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है वह इसका शुभारंभ 2022 में किया गया। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का शुभारंभ सन 2022 ईस्वी में किया गया। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 27 सितंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015, 31 मई 2024 तक कार्यशील है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है जो 2015 है वह 31 मई 2024 तक कार्यशील है। राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप
जिसमें पर्यटकों को पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल है, उसके द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप है। इससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। आगे का है अपना पॉइंट, पर्यटन सहायता बल। राज्य में पर्यटकों की सहायता हेतु वर्ष 2000 से 2001 से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल के रूप में तैनात किया गया है। वर्तमान में राज्य के 15 जिलों में इस बल के कार्मिक कार्यरत है। राज्य में पर्यटकों की सहायता हेतु 2000 से 2001 से भूतपूर्व सैनिकों को, यानी 2000 से 2001 से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल में शामिल किया गया है। अगला नेक्स्ट आपका पर्यटक मित्र। पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर 2022-23 में 500 पर्यटक मित्र नियुक्त करने की घोषणा हुई, जिसमें वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। पहले कितने थे? 500 थे, अब बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं? 5000 से कर दिया गया है। राज्य में पर्यटन में बढ़ावा देने हेतु 4 अगस्त 2023 को 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में राजस्थान लगे कुछ अपना सा एवं रोमांस ऑफ राजस्थान जयपुर में लॉन्च की गई। आपको याद रखना है, ये भी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 4 अगस्त 2023 को 2 मास्टर फिल्में विज्ञापन फिल्में हैं वह लॉन्च की गई। वह कौन कौन सी हैं? राजस्थान लगे कुछ अपना सा, पहली फिल्म का नाम है राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और दूसरी है रोमांस ऑफ राजस्थान। कौन सी है? रोमांस ऑफ राजस्थान। ये कहां लॉन्च की गई? जयपुर में यह लॉन्च की गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 मार्च 2024 को सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ में लेजर वाटर शो, केसराई पाटन बूंदी, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यानी पर्यटन विकास के अभी भी जो है शिलान्यास है 7 मार्च 2024 को। रिसेंटली अभी जो पर्यटन विकास के कार्य हैं कौन कौन से मंदिरों में किया गया? सांवलिया सेठ जो मंदिर चित्तौड़गढ़ में वहां पे, और केसराई पाटन बूंदी में, और करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में इनका शुभारंभ किया गया। अब आगे हम देखते हैं राजस्थान को वर्ष 2023-24 में पर्यटन क्षेत्र में मिलने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड। जो राजस्थान है उसके 2023-24 है, उसमें पर्यटन क्षेत्र में मिलने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता में 16 जुलाई 2023 को बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। यानी इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर हुआ था आपका कोलकाता में हुआ था। इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ, और इसमें बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड राजस्थान को प्राप्त हुआ है। आगे हम देखते हैं आगे का पॉइंट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में 30 जुलाई 2023 को कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट कहां पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ये आपको याद रखना है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। इसमें राजस्थान को कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। किसका अवार्ड प्राप्त हुआ? कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। आगे का पॉइंट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट चेन्नई में यानी 6 अगस्त 2023 को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट चेन्नई में भी इसका आयोजन हुआ, लेकिन कब हुआ? 6 अगस्त 2023 को। इसमें राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। ट्रेवल टूरिज्म फेयर गांधीनगर गुजरात में 25 अगस्त 2023 को एक्सेलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ। एक्सेलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन का अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ। अगला है आपका ट्रेवल लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2023 नई दिल्ली में 18 दिसंबर 2023 को बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का अवार्ड प्राप्त हुआ। बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का अवार्ड भी राजस्थान को प्राप्त हुआ है। 23 दिसंबर 2023 को कोऑर्डिनेस्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2023 द्वारा राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स अवार्ड दिया गया है। राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया? फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप अवार्ड भी राजस्थान को प्रदान किया गया है। अगला आपका 23 दिसंबर 2023 को कोऑर्डिनेट्स रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2023 द्वारा राजस्थान पर्यटन को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन अवार्ड भी दिया गया है। फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन अवार्ड भी राजस्थान को प्रदान किया गया है। OTM मुंबई में 10 फरवरी 2024 को डेकोरेशन एंड डिजाइन अवार्ड प्राप्त हुआ है। डेकोरेशन एंड डिजाइन अवार्ड भी राजस्थान को प्राप्त हुआ है। आगे हम डिस्कस करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें बताया गया है
निम्न में से कौन सा पर्यटन ऐतिहासिक स्थल नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा आपके जो क्या है पर्यटन स्थल का हिस्सा है, लेकिन जंतर मंतर भी क्या है पर्यटन स्थल का हिस्सा है, सिटी पैलेस भी है, लेकिन सरिस्का का है जो आपके क्या है पर्यटन स्थल का हिस्सा नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसमें है पर्यटन की प्रकृति, पर्यटन के केंद्र। ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र कौन सा है? रणथंभौर का किला है। ठीक है। धार्मिक पर्यटन का केंद्र कौन सा है? धार्मिक पर्यटन का केंद्र है आपका है देलवाड़ा है जो आपका क्या है धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। ठीक है। प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन का केंद्र कौन सा है? प्राकृतिक या जो आपका है प्रकृति का केंद्र तालछबर चूरू है। पुरातात्विक पर्यटन का केंद्र कौन सा आपका? गणेशपुर है। पुरातात्विक सभ्यता का पाई जाती है गणेशपुर में पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें पूछा गया है आपको मैच करना है कौन सा मंदिर या कौन सी जगह है वह कहाँ स्थित है। यानी कि जो जगदीश मंदिर है वह कहाँ स्थित है? जगदीश मंदिर वह आपके कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? नाथद्वारा कहाँ आपके राजसमंद में स्थित है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अब हम बात करें भीनमाल है जो आपके जालौर में स्थित है। सोनी जी की नसिया वो आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 29 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका डेजर्ट सर्किट है वह आपका स्वदेश पर्यटन जो योजना है उसका हिस्सा है। आध्यात्मिक सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट बोलते हैं, हेरिटेज सर्किट है वह आपका हिस्सा है, लेकिन नाथद्वारा सर्किट है स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है। डेजर्ट सर्किट है और आपका आध्यात्मिक सर्किट है जिसे हम स्पिरिचुअल सर्किट बोलते हैं, हेरिटेज सर्किट है, लेकिन नाथद्वारा सर्किट इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है साथियों, हम डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अनुभवात्मक पर्यटन की योजना नहीं बना रही है? आपको बताना है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जो पर्यटन नीति है 1 सेकेंड, जो राजस्थान पर्यटन नीति है 2020 उसके अकॉर्डिंग राजस्थान किस क्षेत्र के लिए अनुभवात्मक पर्यटन योजना नहीं बना रही है? मेरे परिवार साथियों, जो मरुस्थलीय पर्यटन है उसके लिए सरकार स्कीम बना रही है। शिल्प व व्यंजन पर्यटन है उसके लिए सरकार अनुभवात्मक पर्यटन की योजना बना रही है। वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए भी सरकार जो योजना बना रही है, लेकिन जो आपका वास्तु पर्यटन है उसके लिए सरकार कोई भी योजना नहीं बना रही है। तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अकॉर्डिंग अनुभवात्मक पर्यटन योजना मरुस्थलीय पर्यटन के लिए, शिल्प और व्यंजन पर्यटन के लिए, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसकी हम थ्योरी अगर हम देखें, पर्यटन स्थल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल और भौगोलिक स्थल। कौन कौन से हैं आपके पर्यटन स्थल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं? वह कौन कौन से हैं आपके? ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल और कौन से आपके भौगोलिक स्थल। जो आपके ऐतिहासिक स्थल है उसमें प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल, किले, दुर्ग व महल इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता के स्थल होते हैं उन्हें किले, दुर्ग व महल को इसमें शामिल किया जाता है। जो आपके सांस्कृतिक स्थल है उसमें प्रमुख मंदिर व दरगाह है और पर्यटन महोत्सव को इसमें शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर, दरगाह है, पर्यटन महोत्सव को इसमें शामिल किया जाता है। बात करें अपन भौगोलिक स्थल में, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, झील, बांध एवं जलप्रपात है इन्हें शामिल किया जाता है। और हिल स्टेशन को भौगोलिक स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। भौगोलिक स्थल में राष्ट्रीय उद्यान व राष्ट्रीय अभ्यारण्य, झील, बांध एवं जलप्रपात और हिल स्टेशन को भौगोलिक स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। आगे हम बात करें ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। जो आपके कौन कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में कालीबंगा, पीलीबंगा,
जो कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आपको याद रखना है कालीबंगा और पिलीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आहड़ है जो उदयपुर में स्थित है। बेराट कहाँ है, जयपुर में स्थित है। गेरणेश्वर कौन सी है, सीकर में स्थित है। यानी ये जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में कालीबंगा और पिलीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर में और गेणेश्वर सीकर में स्थित है। आगे हम डिस्कस करें जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। जयपुर में कौन से हैं, हवा महल है आपका, जंतर मंतर है, आमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, उदयपुर का सज्जनगढ़ का किला, ओ सिटी पैलेस, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गोंगरोड का किला आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। यानी कौन कौन से हैं, जयपुर में कौन सा आपका हवा महल है, जंतर मंतर है, आमेर का किला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राजसमंद से कुंभलगढ़ का किला, उदयपुर का सज्जनगढ़ का किला, सिटी पैलेस, जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गोंगरोड का किला, ये सभी क्या है आपके प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। आगे हम डिस्कस करते हैं 32 क्वेश्चन के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस 32 नंबर क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में नहीं जाना जाता है। तो वो कौन सा नहीं जाना जाता है, गोंगरोड का किला आपका वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। जयपुर का परकोटा है वह भी विश्व धरोहर है उसमें शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ के किले को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो आपका जूनागढ़ फोर्ट है जिसको आपका वैश्विक जो है धरोहर स्थल है उसके रूप में शामिल नहीं किया गया है। यानी गोंगरोड का किला और जयपुर का परकोटा और कुंभलगढ़ किला इसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया है। लेकिन जो आपका जूनागढ़ है उसे विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। अब हम आगे देखते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2013 में शामिल किए गए 6 किले हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2013 में राजस्थान से कितने जिलों को शामिल किया गया था, वह 6 जिलों को शामिल किया गया था। कितने जिलों को शामिल किया गया, 6 जिलों को शामिल किया गया। उनमें 6 जिले कौन कौन से हैं आपके, आमेर का किला जयपुर है, जैसलमेर का किला जैसलमेर है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ है, गोंगरोड का किला झालावाड़ है, रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर है। ये सभी हैं जो आपके किले 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। तो जयपुर परकोटा है विश्व धरोहर सूची में भी 2019 में इसे शामिल किया गया है। जयपुर परकोटा आपके जयपुर में स्थित है। आमेर का किला जयपुर में, जैसलमेर का किला जैसलमेर में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, गोंगरोड का किला झालावाड़ में, रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में, जयपुर परकोटा है जो जयपुर में स्थित है इसे भी वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जा चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं 33rd नंबर क्वेश्चन के बारे में। उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वह स्थल है जो आपका धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में फेमस नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका देशनोक बीकानेर है ये धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। रणकपुर जो पाली है धार्मिक पर्यटन के रूप में फेमस है। कोलायत जो बीकानेर में है एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। लेकिन जंतर मंतर जयपुर जो एक क्या है धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। ओके, यानी धार्मिक पर्यटन स्थल की हम बात करें देशनोक बीकानेर में, रणकपुर पाली में और कोलायत है जो बीकानेर में, ये क्या है धार्मिक पर्यटन स्थल है। लेकिन जो जंतर मंतर है वो आपका एक क्या धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। आगे हम अगर थ्योरी के बारे में बात करें धार्मिक पर्यटन स्थल की, राजस्थान में बर्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल मुनि का आश्रय या आश्रम कोलायत बीकानेर में, रामदेव राज जैसलमेर में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी उदयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, किराड़ू बाड़मेर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, रोहट पाली में और महावीर जी करौली में, अंथुणा और त्रिपुर सुंदरी माता बांसवाड़ा में, ऋषभ देव जी मंदिर उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में आदि जैन मंदिर के धार्मिक पर्यटन स्थल है।
यानी प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पुष्कर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम है जो कोलायत बीकानेर में है। रामदेव आपके कहा? जैसलमेर में स्थित है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी उदयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, किराड़ो है जो आपके बाड़मेर में, बेणेश्वर है आपके डूंगरपुर में, रोहट पाली में, श्री महावीर जी करौली में, अथुर्नाथ त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में, ऋषभ देव जी उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में। ये क्या है आपके प्रमुख, ये जो आपका है रणकपुर पाली, देलवाड़ा और यह है ऋषभ देव जी उदयपुर, ये सभी क्या आपके प्रमुख जैन मंदिर हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं 34 क्वेश्चन। हम अगर डिस्कस करें 34 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा है वह आपका सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा या कौन सा युग्म है जो आपका असुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ का चूलिया जल प्रपात है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जल प्रपात है जो आपका स्थित है। घना पक्षी विहार जो कहाँ स्थित है? आपके भरतपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। पिछोला झील है जो आपके उदयपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। सरिस्का है जो आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन में हमें गिवन है धौलपुर, यानी यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? सही होगा। लेकिन चूलिया जलप्रपात है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। घना पक्षी विहार है भरतपुर में स्थित है। पिछोला जिला आपके कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगर हम थ्योरी के बारे में बात करें, प्राकृतिक व भौगोलिक पर्यटन स्थल, भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है, ये हम सभी जानते हैं। भरतपुर में कौन सा स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। जैसलमेर व बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर, इन दोनों क्षेत्र में यह क्या है? लाई करता है। कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कोटा में जो चंबल नदी है उसके किनारे पर घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य एक क्या है? स्थित है। ठीक है, यानी भरतपुर में क्या स्थित है आपका? केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। जैसलमेर व बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। उदयपुर में जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले शिल्प एवं शिल्प ग्राम सिरोही में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर में पुष्कर झील, राजसमंद में राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, भीलवाड़ा में मीनाल जलप्रपात, जैसलमेर में रेत के दौरे, स्वाई माध्यपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आदि मुख्य भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। कौन कौन से हैं आपके? उदयपुर में जयसमंद झील, फतेहसागर झील, पिछोला झील और उदय सागर झील आपके उदयपुर में स्थित है। आपको याद रखना है उदयपुर में कौन सी है? जयसमंद है, फतेहसागर है, पिछोला है और कौन सी है? उदय सागर है। आगे हम बात करें सिरोही में, यानी आदि जिले व शिल्प ग्राम सिरोही में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू, यानी ये जो माउंट आबू है सिरोही में, नक्की झील आपके सिरोही में, माउंट आबू में यह स्थित है। यानी आपको याद रखना है सिरोही में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू व नक्की झील स्थित है। अजमेर में पुष्कर झील, आज के अजमेर में कौन सी झील स्थित है? पुष्कर झील स्थित है। राजसमंद में राजसमंद झील स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। राजसमंद में कौन सी झील है? राजसमंद झील है। चूलिया जलप्रपात है वह आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात है वह आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भीलवाड़ा में मीनाल जलप्रपात है वह आपको याद रखना है, भीलवाड़ा में स्थित है। मीनाल जलप्रपात है आपके भीलवाड़ा में स्थित है। रेत के दौरे हैं जो आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। रेत के दौरे जैसलमेर में पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वाईमाध्यपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वाईमाध्यपुर में स्थित है। सरिस्का उद्यान है जो आपके अलवर में स्थित है। सरिस्का उद्यान कहां पे स्थित है? अलवर में स्थित है। मुख्य भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ओके, आगे का क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें पूछा गया है वह कौन सी रेलगाड़ी है जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। आपको उस रेलगाड़ी का नाम बताना है जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है उनकी सैर करवाती है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों,
प्लेस ऑन व्हील नामक एक ट्रेन राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। उसके द्वारा जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है उनकी सैर करवाई जाती है। कौन सी ट्रेन है आपकी प्लेस ऑन व्हील के द्वारा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका पर्यटन सेवाएं और प्रारंभ का वर्ष। आपको मिलान करना है कि हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन कब प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ट्रेन वाले क्वेश्चन यानी कौन सी ट्रेन का संचालन कब किया गया, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मेरे परिवार साथियों एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल रहा है। यानी पहली अपन ट्रेन की बात करें, हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन है सन 2006 में यानी 2006 ईयर के अंदर ये जो प्रारंभ हुई थी। आपको क्या याद रखना है, हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन है, उसका प्रारंभ आपके 2006 में इसका प्रारंभ किया गया था। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स आपको बताना है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो आपके सन 2009 में इसका स्टार्ट की गई थी। यानी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील कब प्रारंभ की गई, 2009 में इसका प्रारंभ किया गया। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है, इसका शुभारंभ कब किया गया, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है 1994 से 1995 के बीच में इसका शुभारंभ किया गया था। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है 1994 से 1995 के बीच में इसका शुभारंभ किया गया। विलेज ऑन व्हील ट्रेन है, वह आपका शुभारंभ 2004 में इसका शुभारंभ किया गया। विलेज ऑन व्हील ट्रेन है, इसका शुभारंभ 2004 में इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको रिवाइज करते हैं अपन, हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन है वह आपकी 2006 में प्रारंभ हुई। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन है वह आपकी प्रारंभ है 2009 में इसका प्रारंभ हुई थी। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है वह आपकी 1994 से 1995 के बीच में इसका प्रारंभ हुई थी। विलेज ऑन व्हील ट्रेन है आपकी 2004 में इसका स्टार्टअप हुआ था। ओके, अब हम इसकी अगर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे परिवार साथियों इसकी थ्योरी हमारी क्या कहती है, पर्यटन हेतु संचालित शाही रेलगाड़ियां, यानी पर्यटन के लिए कौन कौन सी शाही ट्रेनें राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित की गई थी, ये आपको बताना है। तो मेरे लाडले साथियों हम डिस्कस करें पर्यटन के लिए चलाई गई प्रमुख शाही ट्रेनें। सबसे पहली ट्रेन आती है आपकी 1982 में प्रारंभ की गई थी, प्लेस ऑन व्हील ट्रेन 1982 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई, प्लेस ऑन व्हील ट्रेन है 1982 में इसका शुभारंभ किया गया। इसका संचालन 26 जनवरी 1982 से किया गया तथा 1995 से इसे बड़ी लाइन पर चलाया गया। आपको याद रखना है प्लेस ऑन व्हील ट्रेन है, इसका संचालन 26 जनवरी 1982 को किया गया, लेकिन बड़ी लाइन पर, उस टाइम इसको छोटी लाइन पर नैरो गेज पर चलाया जाता था, लेकिन बड़ी लाइन पे इसका चलाना, इसको स्टार्ट 1995 में इसका शुभारंभ बड़ी लाइन पे किया गया। आपको याद रखना है। यह दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आदि पर्यटन केंद्रों से होती हुई पुनः जयपुर एवं इसके पश्चात आगरा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती थी। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। जो आपकी प्लेस ऑन व्हील है, व्हील ट्रेन है, 1982 में प्रारंभ किया गया, इसको 1995 में इसे बड़ी लाइन पे चलाया गया। इसका नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर ट्रेन आपकी हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन है। हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन है, इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। यह जयपुर से सीकर, मंडावा, चूरू, बीकानेर आदि के पर्यटन स्थलों को जोड़ती थी। वर्तमान में इसका संचालन बंद कर दिया गया है। आपको याद रखना है हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन है, इसकी शुरुआत है 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह जयपुर से सीकर, मंडावा, चूरू, बीकानेर इनको जोड़ती हुई चलती है। वर्तमान में जो आपकी हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन है, इसका शुभारंभ 2006 में किया गया, इसको वर्तमान में इसका संचालन बंद कर दिया गया है। सेकंड ट्रेन हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ट्रेन के बारे में। वो आपकी है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसकी शुरुआत है 2009 में, 2009 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। आपको याद रखना है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील ट्रेन है, इसकी शुरुआत 2009 में शुरुआत की गई थी। यह दिल्ली से जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, वाराणसी आदि केंद्रों को जोड़ते हुए पुनः दिल्ली तक पहुंचती थी। 2017 में इसका विलय प्लेस ऑन व्हील में कर दिया गया है। जो आपका राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स थी, इसका विलय सन 2017 में इसका विलय प्लेस ऑन व्हील में कर दिया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं फोर्थ नंबर ट्रेन आपकी है हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स। हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील ट्रेन है,
प्लेस ऑन व्हील का नाम परिवर्तित करके 2018 से हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील के नाम से संचालन किया जाने लगा है। आपको याद रखना है, हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील ट्रेन है। प्लेस ऑन व्हील का नाम परिवर्तित करके 2018 से इसका नाम कर दिया गया है हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील नाम से इसका संचालन किया जाने लगा है। ओके, यह रेलगाड़ी 2 मार्गों पर चलती है। स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग गोल्डन ट्राइंगल रूट जयपुर, दिल्ली से जयपुर, स्वयंमध्यपुर, आगरा आदि से पुनः दिल्ली तक जाती है। सेकंड इसका जो आपका रूट है वह आपका मरु त्रिकोण डेजर्ट ट्राइंगल रूट दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर, आगरा से होते हुए पुनः दिल्ली तक जाती है। आपको याद रखना है 2 रूट है इसके, स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग गोल्डन ट्राइंगल रूट, मरु त्रिकोण मार्ग या डेजर्ट ट्राइंगल रूट। 2020 में इस रेलगाड़ी ने विश्व की विलासदायी ट्रेनों में 4th स्थान प्राप्त किया है। आपको यह भी याद रखना है, आपको 2020 में विलासदायी ट्रेनों में इसने 4th रैंक इसने प्राप्त की है। ठीक है, हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन ने। अब आगे बात करें, 5th नंबर अपनी ट्रेन है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। आपको याद रखना है कौन सी ट्रेन है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे द्वारा 1994 में शुरू की गई यह एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन है जो राजस्थान और गुजरात के बीच चलती है तथा यह दोनों राज्यों में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। आपको याद रखना है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत है 1994 ईस्वी में की गई। यह जो ट्रेन है राजस्थान और गुजरात के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उनको क्या है, जोड़ने का कार्य करती है। आगे हम डिस्कस करें 6th नंबर आपकी ट्रेन जो है वह है आपकी विलेज ऑन व्हील्स। विलेज ऑन व्हील ट्रेन है भारतीय रेलवे द्वारा जनवरी 2004 में बजट पर्यटकों विशेषकर ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। आपको याद रखना है विलेज ऑन व्हील है। इस ट्रेन की शुरुआत आपकी जनवरी 2004 में बजट पर्यटकों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आपको डेट याद रखनी है, जनवरी 2004 में विलेज ऑन व्हील ट्रेन है, इसका शुभारंभ किया गया था। आगे हम डिस्कस करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में मनाया जाता है बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपके बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। लेकिन कुंभलगढ़ महोत्सव है आपके राजसमंद में मनाया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, जयपुर में नहीं मनाया जाता है। पतंग महोत्सव है वह आपका जयपुर में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा, जो आपका क्या है इसमें मैच नहीं करता है। आगे हम डिस्कस करें 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, खिजड़ली गांव है जोधपुर में, उसमें है 12 सितंबर को प्रतिवर्ष है जो वृक्ष महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन खिजड़ली गांव जोधपुर में इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न महोत्सव मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है वह हम देखते हैं। पहला है आपका ऊंट महोत्सव है जो आपका बीकानेर में आयोजित किया जाता है, इसका जो आपका जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है ऊंट महोत्सव बीकानेर में और जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव जो आपके जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाता है, जनवरी और फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में और जनवरी और फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अब आता है आपका 3rd मारवाड़ महोत्सव जो आपके जोधपुर में जिसका आयोजन किया जाता है, अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। थार महोत्सव है जिसका आयोजन आपके बाड़मेर में अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। थार महोत्सव आपके बाड़मेर में अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। हाथी महोत्सव है जो आपके जयपुर में मार्च माह में इसका आयोजन किया जाता है। हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में और मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाता है। दशहरा महोत्सव है जो आपके कोटा में अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। दशहरा महोत्सव कोटा में आयोजित किया जाता है और अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू सिरोही में मई से जून माह में इसका आयोजन किया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव है जो माउंट आबू सिरोही में मई से जून में इसका आयोजन किया जाता है।
जीर्ण माता मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? सीकर में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है, जीर्ण माता का मेला सीकर में आयोजित किया जाता है। ये सभी जो महोत्सव है या मेले हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही आयोजित करवाए जाते हैं। जीर्ण माता पढ़ लिया हमने। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। सालासर मेला है जो चूरू में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। भरथरी मेला कहां पे लगता है? अलवर में लगता है। करणी माता मेला बीकानेर में। गणेश मंदिर मेला आपको स्वाईमाधोपुर में लगता है। केला देवी मेला करौली में। तीज मेला है जो आपके जयपुर में। पतंग महोत्सव है आपके जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव है जो आपके राजसमंद में। ब्रज महोत्सव है जो आपके भरतपुर में। मेवाड़ महोत्सव है जो आपके उदयपुर में। वृक्ष महोत्सव है खिजड़ली जोधपुर में। सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। 12 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। वृक्ष महोत्सव का आयोजन खिजड़ली जोधपुर में 12 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम देखते हैं फरवरी मार्च 2023 में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले, यानी फरवरी और मार्च महीने में 2023 में पर्यटन विभाग द्वारा कौन कौन से मेलों का आयोजन किया गया। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया, ये बिल्कुल सही है आपका, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। ब्रज होली उत्सव है जो आपके भरतपुर में मनाई जाती है। ब्रज होली उत्सव है जो आपके भरतपुर में मनाई जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव है वो मनाया गया। शेखावटी उत्सव है जो आपके लक्ष्मणगढ़ में मनाया गया। शेखावटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ में। और नागौर मेला नागौर में आयोजित किया गया। आगे हम देखते हैं गणगौर महोत्सव है जो आपके जयपुर में मनाया गया। गणगौर महोत्सव जयपुर में। पतंग महोत्सव जयपुर में। साउंड एंड लाइट शो, साउंड एंड लाइट शो राजस्थान में कहां कहां आयोजित होते हैं? वह आपके मच्छगुंड जो धौलपुर में स्थित है यहाँ पे आयोजित होता है। चित्तौड़गढ़ किले में आयोजित होता है। जो आपका जय निवास उद्यान जयपुर है, जय निवास उद्यान जयपुर है, उसमें भी इसका आयोजन किया जाता है। मीरा स्मारक मेड़ता सिटी, इसमें भी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। लेजर वाटर शो है आपका गढ़सीसर लेक जैसलमेर में स्थित है। वहां पे क्या लेजर वाटर शो है, इसका आयोजन एकमात्र आपके गढ़सीसर लेक जैसलमेर में, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है? आपको बताना है वह एक कौन सी साइट है जो आपकी जियो टूरिज्म घोषित की गई है। मात्र आपके राजस्थान की रामगढ़ ग्रेटर 12 है जो एक जियो टूरिज्म साइट के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की गई है। यानी जियो टूरिज्म साइट के रूप में रामगढ़ ग्रेटर 12 है, इसको घोषित किया गया है। भू पर्यटन यानी जियो टूरिज्म। भू पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो किसी स्थान को भौगोलिक विशेषताओं जैसे उसका पर्यावरण, संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र, विरासत और उसके निवासियों की भलाई आदि को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी जब भू पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो किसी स्थान को भौगोलिक विशेषताओं आदि को बढ़ावा देने में क्या है, मदद करता है। जियो हेरिटेज साइट वैज्ञानिक, शैक्षिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज घोषित किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई भारत में जियो हेरिटेज साइट की पहचान और सर्वेक्षण का कार्य करता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे हम डिस्कस करेंगे जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि जीएसआई द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को भी एक क्या है, जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। उनमें 12 साइटें कौन कौन सी हैं? पहली आपकी आती है जावर उदयपुर में से, जो जावर जो उदयपुर में है इसे जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिसको 2016 में से घोषित किया गया। जावर उदयपुर 2016 में इसकी घोषणा की गई। रामगढ़ क्रेटर 12 इसकी घोषणा 2016 में की गई। रामगढ़ क्रेटर 12 2016 में घोषित की गई। ओकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, इसकी घोषणा जैसलमेर में। जोधपुर समूह है मालानी आगन्य चट्टान जोधपुर में, जोधपुर समूह है मालानी आगन्य चट्टानी जोधपुर में। वेल्डेड टफ जोधपुर में। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क जामरकोटड़ा उदयपुर में। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क भोजुड़ा चित्तौड़गढ़ में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातूर बूंदी में।
गेसाण राजपुरा दरीबा राजसमंद में, गोसाण राजपुरा दरीबा राजसमंद में, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली में, बार काग्लोमेरेट पाली में, और नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर में। नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर में कौन कौन सी है? जीओएसआई द्वारा 12 साइटें ये हैं। ये 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। आपको इस पर एक बार रीड आउट करने की आवश्यकता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हम डिस्कस करते हैं वह क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस पहले भी किया था। तो मेरे परिवार साथियों, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटन सर्किट इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेरे परिवार साथियों, डेजर्ट सर्किट इसमें शामिल है, आध्यात्मिक सर्किट जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्किट, इसे भी इसमें शामिल किया गया है। जो आपका हेरिटेज सर्किट है इसे भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो आपका नाथद्वारा सर्किट है इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं स्वदेश दर्शन योजना वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में भारत में इस योजना की घोषणा विशिष्ट थीम पर 5 पर्यटन सर्किटों के सृजन के लिए की गई थी। यह योजना 9 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में थीमेटिक सर्किटों की संख्या 15 हो गई है। आपको यह भी याद रखना है, स्वदेश दर्शन योजना है 2014-15 के जो बजट भाषण है इसमें इसकी घोषणा हुई थी। उस समय इसमें 5 पर्यटन सर्किट इसमें सर्जित किए गए थे। यह जो योजना प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई 9 मार्च 2015 से इसका शुभारंभ हुआ। इस योजना में वर्तमान में जो आपके हैं थीमेटिक सर्किट है उनकी संख्या टोटल क्या हो गई है? 15 आपके टोटल सर्किटों की संख्या हो गई है। 15 सर्किट में कौन कौन से हैं? पहला आपका हिमालयन सर्किट, दूसरा आपका है पूर्वोत्तर सर्किट, थर्ड आपका है कृष्णा सर्किट, फोर्थ आपका बौद्ध सर्किट, फिफ्थ आपका तटीय सर्किट, सिक्स्थ आपका डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थकर सर्किट और कौन सा आपका सूफी सर्किट। ये 15 सर्किट आपके इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं आपके? हिमालय सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थकर सर्किट और सूफी सर्किट। इनको आपको एक बार सुन लेना है, जिससे आपको थोड़ी सी पिक्चर आपकी बनती जाएगी कौन कौन से सर्किट इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी स्थित है। आपको बताना है 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में स्थित है। कहां स्थित है? बूंदी में यह स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में स्थित है। जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी जिले में कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा में स्थित है। यानी जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी जिले के कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में स्थित है। कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। तो कोटा बूंदी का जो मार्ग है, रूट है, उसका एक गांव है देवपुरा, उस गांव में स्थित है। जो 84 खंभों पर टिकी 2 मंजिला एक छतरी है उसको बोला जाता है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों पर टिकी 2 मंजिला एक क्या है? छतरी है। इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा दाबाई देवा धाई मां का पुत्र की स्मृति में 1683 में यानी 1683 ईस्वी में इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया किया गया। आपको क्या याद रखना है? इसका निर्माण है जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा किया गया। दाबाई देवा जो धाई मां का पुत्र था, धाबाई देवा है धाई मां के जो पुत्र थे, इनकी स्मृति में 1683 ईस्वी में इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा किया गया था। छोटी काशी एवं बावड़ियों के शहर के नाम से विख्यात बूंदी रानी जी की बावड़ी, चित्रशाला, राजमहल, शुक महल, अनारकली की बावड़ी, रंग महल, मोती महल संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थलों के लिए फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर, हिंडोली का तालाब, गुड्डा बांध और तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। छोटी काशी व बावड़ियों के शहर के नाम से कौन विख्यात है? आपका बूंदी विख्यात है। आपको क्या याद रखना? छोटी काशी व बावड़ियों के शहर के नाम से कौन विख्यात है? आपका बूंदी विख्यात है, फेमस है। इसकी बूंदी में कौन कौन से स्थित बावड़ी हैं? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? बूंदी में स्थित है। चित्रशाला आपके बूंदी में स्थित है। राजमहल आपके बूंदी में स्थित है। शुक महल, अनारकली की बावड़ी, रंग महल, मोती महल संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थल के लिए फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर,
फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर, हिंडोली का तालाब, बूढ़ा बांध तालाब आदि तालाबों के लिए यह प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख छतरियां, मूसी महारानी की छतरी महाराजा विनय सिंह द्वारा 80 कलात्मक खंभों पर टिकी यह छतरी अलवर में स्थित है। यह आपको याद रखना है, मूसी महारानी छतरी महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाया गई थी। यानी मूसी महारानी की छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 80 खंभों पर टिकी हुई ये क्या है, छतरी। अगर आपको पूछे जाए 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है यह अलवर में स्थित है, जिसे हम मूसी महारानी छतरी के नाम से जाने जाते हैं, और इसे महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं गेटोर की छतरियां, जो आपके कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है। कछुआ राज परिवार से यह संबंधित है। आपको अगर पूछा जाए गेटोर की छतरियां कछुआ राज परिवार से संबंधित है, वह आपके जयपुर में स्थित है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 42 नंबर क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। यानी जो खगोलीय वेधशालाएं हैं, इनका निर्माण किस महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। मेरे प्यारे व साथियों, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा व बनारस की जो आपकी वेधशालाएं हैं, उनका खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। क्या कौन कौन सी आपकी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। आगे है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। यानी जो जयपुर के जो महाराजा कौन थे, सवाई जयसिंह द्वितीय थे, वह क्या थे, खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने नक्षत्रों को की सहायता से समय मापन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की 5 वेधशालाएं जो आपके कहां पे, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा व बनारस में बनवाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर सबसे बड़ी है। आपको याद रखना है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में, जिसमें जो जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, वह क्या सबसे बड़ी आपकी वेधशाला है इन 5 में से। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल कर लिया है। यानी जो जंतर मंतर है, इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी इसको शामिल कर लिया गया है। हमने 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब मेरे प्यारे साथियों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 43rd नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पूछा गया है, निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट्टों में से उत्तर का चयन करना। आपको सोनी जी की नसिया, जो आपके मेरे प्यारे साथियों अजमेर में स्थित है, लोहागढ़ का किला है, जो आपका लोहागढ़ का जो किला है वह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। लोहागढ़ का किला है जो आपके भरतपुर में स्थित है, और चंद्र महल है जो आपके जयपुर में स्थित है। जूनागढ़ का जो किला आपके बीकानेर में स्थित है। सोनी जी की नसिया कहां स्थित है, आपके अजमेर में स्थित है। लोहागढ़ का किला का भरतपुर में, चंद्र महल आपके जयपुर में, जूनागढ़ किला आपके बीकानेर में स्थित है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोंगरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हम सभी साथी जानते हैं गोंगरोन का किला जो आपके कहां स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। यानी जो आपका गोंगरोन का किला है वह आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। उसमें है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट्टों में से सही उत्तर को आपको चूज करना है। इधर आपको पर्यटन केंद्र गिवन है, उधर आपको कुछ जिले आपको गिवन है। आपको पहला आपका पर्यटन केंद्र आपका फूल सागर है, वह आपके कहां स्थित है, वह बूंदी में स्थित है। गोंगरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। जगदीश मंदिर है जो आपके उदयपुर में स्थित है। किराड़ू मंदिर है आपके बाड़मेर में स्थित है। यानी जो फूल सागर कहां स्थित है, बूंदी में स्थित है। गोंगरोन का किला है जो आपके झालावाड़ में स्थित है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, किराड़ू मंदिर आपके बाड़मेर में स्थित है। यानी कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आगे हम डिस्कस करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है, 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में स्थित है। दौलत बाग है
तो दौलत बाग आपके अजमेर में स्थित है, लालगढ़ का जो किला है आपके बीकानेर में स्थित है, जग मंदिर है जो आपके कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, यानी जगदीश मंदिर कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। यानी 46 क्वेश्चन में हम बात करें 84 खंभों की छतरी बूंदी में, दौलत बाग है जो आपके कहाँ स्थित है, दौलत बाग है आपके अजमेर में स्थित है, लालगढ़ किला बीकानेर में, जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे हम डिस्कस करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में। उसमें दिया गया है पांडुपोल कहां स्थित है, पांडुपोल है जो आपके अलवर में, जसवंत तड़ा कहां पे स्थित है जो आपके जोधपुर में, लालगढ़ का किला है जो बीकानेर में, गोंगरों किला है जो आपके झालावाड़ में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पांडुपोल कहां स्थित है, अलवर में, जसवंत तड़ा जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, गोंगरों किला झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे हम डिस्कस करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पूछा गया है 48 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अलवर जिले में कौन सा, आपको उधर पर्यटन स्थल गिवन है और इधर जिले आपको गिवन है कि आपको बताना है कौन से पर्यटन स्थल कौन से जिले में स्थित है। तो आपको पूछा गया है इसमें सबसे जो डींग है वह कहां स्थित है, डींग आपके भरतपुर में स्थित है, कोलायत आपके जो बीकानेर में, सोनी जी की नसियां हैं या सोना जी की नसियां हैं अजमेर में, पांडुपोल अलवर में। ये हमने अभी डिस्कस भी किए थे। तो मेरे प्यारे साथियों डींग कहां स्थित है, भरतपुर में स्थित है, जो आपका है कोलायत है जो बीकानेर में, सोनी जी की नसिया अजमेर में और पांडुपोल का है अलवर में स्थित है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करें। उसमें पूछा गया है राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनसे उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए, यानी प्रदेश और ग्रामीण पर्यटन स्थल उधर आपको गिवन है। 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मेवाड़ में कौन कौन से पर्यटन स्थल इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि हल्दी घाटी और जो मेणाल है वह इसमें शामिल किए गए हैं। हाड़ौती में आपके रामेश्वर महादेव व सीताबाड़ी इसमें हाड़ौती में शामिल किए गए हैं। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में आपके ओसिया और किराड़ू मंदिर है जो मारवाड़ प्रदेश में शामिल है। शेखावटी में बात करें ताल छपर और जीण माता इसमें शामिल है। मेवाड़ में कौन से आपका हल्दी घाटी और मेणाल आता है, मेवाड़ में हाड़ौती में जो आपके है रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी, और मारवाड़ में क्या आता है आपका ओसिया और किराड़ू मंदिर, और शेखावटी में ताल छपर व जीण माता शामिल किए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करें। इधर पर्यटन स्थल गिवन है, उधर पर्यटन सर्किट अपने को गिवन है, ठीक है। घना पक्षी विहार कहां स्थित है, अलवर सर्किट में से शामिल किया गया है। घना पक्षी विहार अलवर सर्किट में शामिल किया गया है। गोंगरों का किला है उसे हाड़ौती सर्किट में शामिल किया गया है, और आपको जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसे जयपुर सर्किट में शामिल किया गया है। गणेश्वर उत्खनन स्थल है उसे शेखावटी सर्किट में शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों घना पक्षी विहार है उसे अलवर सर्किट में शामिल किया गया है। गोंगरों का किला हाड़ौती सर्किट में, ब्रह्मा मंदिर किला सर्किट मंदिर है जो आपके कहां पे शामिल किया गया है, जयपुर सर्किट में शामिल किया गया है। गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावटी में शामिल किया गया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उधर पर्यटन स्थल गिवन है, उधर उसकी पोजीशन यानी कौन सी जगह स्थित है वह अपने को गिवन है। लालगढ़ है जो आपके बीकानेर में, त्रिपुर सुंदरी है जो बांसवाड़ा में, गोंगरों का किला है वो आपके झालावाड़ में, और नकोड़ा जो तीर्थ स्थल है वो आपके बाड़मेर में स्थित है। यानी कि लालगढ़ कहां है आपके बीकानेर में, त्रिपुर सुंदरी आपके बांसवाड़ा में, गोंगरों का किला झालावाड़ में, और नाकोड़ा तीर्थ है जो आपके बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करें 52 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको मेहरानगढ़ किला कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं। इधर किला गिवन है
उसका उसकी इधर स्थिति गिवन है आपके को। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ का किला जो आपके भरतपुर में स्थित है ये जैसलमेर, गलत है। रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में, रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर में स्थित है। 53rd नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतड़ा कहां अवस्थित है? आपको बताना है जसवंतड़ा कहां स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है। जसवंतड़ा जोधपुर में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? आपको बताना है मैसनर में है, जो आपकी प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली मैसनर में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला स्थल कहां स्थित है? जो राजस्थान में बाला किला स्थल है वह कहां स्थित है? यह अलवर में स्थित है। बाला किला स्थल कहां स्थित है? अलवर में स्थित है। गोंगरोण का किला जलदुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित झालावाड़ जिले में स्थित है। यानी जो गोंगरोण का किला है, जलदुर्ग है, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यानी गोंगरोण का किला है जिसे हम जलदुर्ग भी कहते हैं, यह आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों पर झालावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ मीठे शाह की दरगाह प्रसिद्ध है। यानी गोंगरोण के किले में मीठे शाह की दरगाह क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान के दुर्गों को मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 6 कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। 6 की 6 कैटेगरी कौन कौन सी है, वह सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली कैटेगरी मेरे प्यारे साथियों, पहली कैटेगरी है आपकी है पहली कैटेगरी आपकी गिरिदुर्ग। एकांत उच्च पर्वत पर अवस्थित, उदाहरण चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर, मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे हम चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में ये जो स्थित है, आमेर, जयगढ़, नारगढ़ जो जयपुर में स्थित है, अंचलगढ़, बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही, ये सभी किसके हैं? गिरि दुर्ग के उदाहरण है। आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है एक क्या है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है। कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में स्थित है वह एक क्या है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है। आगे आता है रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर, एक क्या है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है। स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर है, वह भी एक क्या है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है। मेहरानगढ़ का किला या मेहरानगढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, यह भी एक क्या है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है। आमेर, जयगढ़ और नारगढ़ जो जयपुर में स्थित है, आमेर, जयगढ़ और नारगढ़ जयपुर में स्थित है, ये सभी क्या है? गिरि दुर्ग के उदाहरण है। जो आपका अंचलगढ़, बसंतगढ़ दुर्ग जो आपके सिरोही में स्थित है, ये भी आपके क्या है? आपके गिरि दुर्ग के उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, गिरि दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो एकांत उच्च पर्वत पर स्थित होते हैं, यानी ऊंची कोई पहाड़ी पर स्थित होते हैं, उन्हें गिरि दुर्ग कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल हमने देखे, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, स्वर्णगिरी किला, मेहरानगढ़ किला, आमेर, जयगढ़, नारगढ़, अंचलगढ़ और बसंतगढ़ दुर्ग, ये सभी क्या है? आपके गिरि दुर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम पहले साथियों आगे हम डिस्कस करें सेकंड नंबर दुर्ग है जो आपका कौन सा है? जल दुर्ग है। यानी चारों तरफ बहुत दूर तक फैली जलराशि, उदाहरण के लिए गोंगरोण का किला झालावाड़, यानी जो बहुत चारों तरफ है वह जल से घिरा हुआ हो उसे बोला जाता है जल दुर्ग बोला जाता है। उदाहरण के लिए कौन सा है आपका? गांगरोण का किला झालावाड़ आहू व काली सिंध नदियों पे स्थित है। बेसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। कोषवर्धन जिसे हम अपन बोलते हैं शेरगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, जो बारां में स्थित है, परवन नदी के किनारे पे यह स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में स्थित है, जो चंबल नदी के किनारे पे स्थित है। जल दुर्ग है चारों तरफ बहुत दूर तक फैली जलराशि, उदाहरण के लिए गोंगरोण का किला झालावाड़ आहू व काली सिंध नदी पर, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ व चंबल, कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी पर, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर चंबल नदी पर स्थित है। कौन कौन सा आपका? गोंगरोण का किला झालावाड़ आहू व काली सिंध नदी पर, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, चंबल व बामनी नदी पर, कोषवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी पर,
और जो आपका शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में चंबल नदी पर स्थित है। ये सभी क्या है, जल दुर्ग के उदाहरण हैं। थर्ड आपका आता है धानवन दुर्ग या भूमि दुर्ग। वह दुर्ग, धानवन दुर्ग या भूमि दुर्ग, वह दुर्ग जो मरुस्थल से बना हो, चारों ओर दूर दूर तक रेत के टीले हो, इसके इर्द गिर्द उबड़ खाबड़ भूमि वह झाड़ झकाड़ हो, उन्हें बोला जाता है धानवन दुर्ग बोला जाता है। उदाहरण के लिए कौन सा है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, बटनेर का किला हनुमानगढ़, अहिछत्रपुर जिसे अब नाग दुर्ग भी बोलते हैं नागौर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, चूरू का किला चूरू। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके धानवन दुर्ग या भूमि दुर्ग के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, कौन कौन से हैं आपके, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, पटनेर का किला हनुमानगढ़, अहिछत्रपुर, नाग दुर्ग जो नागौर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर और चूरू का किला चूरू। ये सभी आपके क्या है। फोर्थ नंबर आता है आपका स्थल दुर्ग या मही दुर्ग, समतल भूमि पर ईंटों या पत्थरों से निर्मित दुर्ग। उदाहरण के लिए यानी जो दुर्ग होते हैं भूमि के ऊपर ईंट या पत्थर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें स्थल दुर्ग या मही दुर्ग बोला जाता है। उदाहरण के लिए स्वामाधपुर का किला, चौमू का किला, कोटा दुर्ग, मैगजीन या अकबर का किला अजमेर, ये सभी किसके उदाहरण है, स्थल दुर्ग या मही दुर्ग के एग्जाम्पल है। कौन कौन से आपके स्थल दुर्ग या मही दुर्ग के एग्जाम्पल्स, यानी समतल भूमि पर ईंटों व पत्थरों से निर्मित दुर्ग होते हैं, उन्हें स्थल दुर्ग या मही दुर्ग कहते हैं। स्वामाधपुर का किला, चौमू का किला, कोटा दुर्ग या मैगजीन में अकबर का किला अजमेर, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ नंबर आता है आपका पारिक दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई हो, उसमें जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसे बोला जाता है पारिक दुर्ग बोला जाता है। जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई हो, उसमें पानी भरा हुआ हो, उसे क्या बोला जाता है, किसी दुर्ग के अगर चारों तरफ खाई हो और उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ हो, उसे बोला जाता है पारिक दुर्ग बोला जाता है। उदाहरण के लिए लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, पारिक दुर्ग व भूमि दुर्ग का एग्जाम्पल है। लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है, वह पारिक दुर्ग व भूमि दुर्ग दोनों का ही एग्जाम्पल है। वन दुर्ग अपन छठी कैटेगरी आपकी वन दुर्ग है, जो चारों ओर से घने जंगल या वन से घिरा हो, उसे क्या बोला जाता है, वन दुर्ग बोला जाता है। चारों ओर से जंगल या वन से घिरा हो, उसे बोला जाता है वन दुर्ग बोला जाता है। ये दूर से दिखाई नहीं देता है। रणथंभौर का दुर्ग जो स्वामाधपुर में स्थित है, ये एकमात्र वन दुर्ग का उदाहरण देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और उनकी वह कहां पे स्थित है, इन सभी के बारे में हम अगर डिस्कस करें, यानी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल केंद्र और उनकी स्थिति, यानी मेहरानगढ़ का किला कहां पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। आपको याद रखना है मेहरानगढ़ का किला कहां पे स्थित है, जोधपुर में। जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला कहां स्थित है, बीकानेर में स्थित है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा स्मारक मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। आपको याद रखना है जसवंत थड़ा स्मारक मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। परकोटा शहर जयपुर में स्थित है। परकोटा शहर है जो आपके कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है। हवा महल जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। परकोटा शहर जयपुर में, हवा महल और जंतर मंतर कहां है, जयपुर में स्थित है। डींग के महल भरतपुर में स्थित है। जो डींग के जो महल है वो आपके भरतपुर में देखने को मिलते हैं। दौलत बाग है जो अजमेर में स्थित है। दौलत बाग कहां स्थित है, अजमेर में स्थित है। आगे है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। पांडुपोल कहां स्थित है, अलवर में स्थित है। ठीक है। कपिल मुनि आश्रम कोलायत बीकानेर में स्थित है। कपिल मुनि आश्रम है कोलायत बीकानेर में स्थित है। रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और फूल सागर कहां स्थित है, बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और फूल सागर आपके बूंदी में स्थित है। पटवों की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। एकलिंग जी मंदिर, जग मंदिर और जग निवास कहां पे, उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी, जग मंदिर और जग निवास उदयपुर में स्थित है। किराड़ू मंदिर है जो आपके बाड़मेर में स्थित है। नाथ द्वारा है जो आपके राजसमंद में स्थित है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल आपके हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरी प्यारी भाषा आगे हम बात करें, पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर कहां है, अजमेर में है। रामदेवरा है जो आपके जैसलमेर में है। रामदेवरा कहां पे है,
जैसलमेर में है। सांवलिया जी है, जो आपके सांवलिया सेठ है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। सांवलिया जी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। गलता जी जो आपके कहाँ है? जयपुर में है। गलता जी कहाँ पे है? जयपुर में है। केला देवी जी कहाँ पे है? करौली में है। नकोड़ा के जैन मंदिर आपके बाड़मेर में मिलते हैं। नकोड़ा के जैन मंदिर बाड़मेर में। सोनी जी की नसिया लाल मंदिर अजमेर में। सोनी जी की नसिया जिसे अपन बोलते हैं लाल मंदिर अजमेर में। चंद्र महल सिटी प्लेस जयपुर में। चंद्र महल सिटी प्लेस कहाँ पे? जयपुर में। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह इन तारकिन का उर्स कहाँ बढ़ता है? नागौर में बढ़ता है। नरहड़ की दरगाह हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। नरहड़ की दरगाह हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह गोंगरोन झालावाड़ में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गोंगरोन झालावाड़ में स्थित है। गलिया कोट कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर है जो उदयपुर में। लालगढ़ बीकानेर में। गणेश मंदिर सोयमादेपुर में। सोने चांदी की हवेली महेशनगर झुंझुनू में स्थित है। आपको याद रखना है, सोने चांदी की हवेली महेशनगर झुंझुनू में स्थित है। बाला किला अलवर में और चांद बावड़ी जो आपका निरी दौसा में स्थित है। इस प्रकार है जो आपका राजस्थान का पर्यटन है वो आपका कंप्लीट हो चुका मेरे प्यारे साथियों। यानी कि हमने 4 टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के हमने कवर कर लिए मेरे प्यारे साथियों। अब हम आगे आने वाले वीडियो में राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान के खनिज संसाधन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, ये अपने 3 टॉपिक बच रहे हैं। उसके बाद में पार्ट ए का भाग फर्स्ट का जो 7 टॉपिक है हमारे कवर हो जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की हमने एमसीक्यू के साथ साथ में कंप्लीट थ्योरी भी हमने डिस्कस करी। मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरे साथ तैयारी करें राजस्थान के एग्जाम्स की, आरएस हो, ईओआरओ हो, पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल क्लासेस ये होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, इसको डीपली थोड़ा डिटेल में पढ़ें। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको डिटेल में बार बार रिवाइज करके समझाने की कोशिश करी, पूरा प्रयास किया। मेरे परिवार साथियों, इसी प्रकार आपके लिए निरंतर क्लासेस लाता रहूंगा। आप अपना प्यार और अपना स्नेह मेरे प्रति यूं ही बनाए रखिए। लगातार लाइक और शेयर करते रहिए। आपका प्यार और स्नेह ही मेरे को मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आने के लिए, अच्छी से अच्छी के लिए मेहनत करने के लिए। लगातार और निरंतर मेरा यूट्यूब चैनल खान नॉलेज पॉइंट लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है कि मेरे प्यारे युवा साथियों के लिए, इनके लिए एक बेस्ट और सही सटीक कंटेंट उनके बीच में लाया जाए। मेरे प्यारे युवा साथियों, जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद में हम एक दिशा 2020 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की राजस्थान जीके की सीरीज भी मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूं। बहुत शानदार और बहुत रिलेवेंट, मेरा को 100% कमिटमेंट है। राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान जो आपकी जीके है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इंडिया और वर्ल्ड की आपकी करंट अफेयर है, हम भी आप इसके इस चैनल के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे लाडलो, आपका प्यार और स्नेह यही बनाए रखिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।